हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आइए आज फिर से हम लोग पढ़ते हैं अपना चैप्टर, जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब हम लोग इंटरफेज के बाद अब हम लोग एम फेज को पढ़ेंगे, यानी डिविजिबल फेज को पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है क्या। तो सबसे पहली बात, मैं आपको इंटरफेज के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एम फेज यानी डिविजिबल फेज। इंटरफेज के बाद जो आपके पास जो फेज आता है उसका नाम है एम फेज। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो अपना एम फेज है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो एक्चुअल में जो सेल साइकिल जितना चलता है 90% जो उसका वो टाइम है वो कंज्यूम करेगा आपका इंटरफेज, और जो बचा हुआ टाइम है वो कौन कंज्यूम करेगा, हमारा एम फेज यानी डिविजिबल फेज। तो जिस तरह से हम देखें कि इसमें जो सेल साइकिल है इसमें हमने देखा कि G1 इंटरफेज में G1 आया, फिर आपके पास S आया, फिर G2 आया। ठीक है, ये तीनों फेज को मिला के हमने आपका इंटरफेज नाम दिया। उसके बाद जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारे पास ये वाला फेज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला फेज जिसको हम लोग बोलेंगे एम फेज। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे पहले कैरियोकाइनेसिस की, फिर बात करेंगे हम साइटोकाइनेसिस की। तो कैरियोकाइनेसिस का जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट है, वो है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। इस तरह की बातों को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है एम फेज। क्या नाम है बच्चे लोगों, एम फेज अपना आज का टॉपिक है। हम लोग एम फेज के बारे में पढ़ेंगे आज। क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है अपने पास एम फेज में। तो ये रहा अपने पास एम फेज, ये है हमारे पास एम फेज। कौन सा फेज बच्चे लोगों, एम फेज। ठीक है, एम फेज बोल दो, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल फेज। कौन सा फेज, डिविजिबल फेज। मतलब एक्चुअल में सेल डिवाइड कहाँ करेगा, यहीं पे करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल फेज बोलते हैं। या फिर बहुत लोग इसको एक्चुअल माइटोसिस भी बोल देते हैं, माइटोसिस भी बोला जा सकता है। क्लियर है क्या। चलिए, तो अगर ये सब बातें क्लियर है तो आगे आप ये सुनिए कि ये जो आपका एम फेज है वो दो तरह से होता है आपके पास, दो तरह से आपको एम फेज दिखाई देगा। कैसे कैसे अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे दिखाई देगा आपको। तो सबसे पहले तो हमने हेडिंग लगाना है कि एम फेज। देखिए, ये अपने पास एम फेज है, और एम फेज में मैंने पहले भी बात कर चुका हूं आपके लिए कि ये दो तरह से हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। कौन सा काइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। इसका मतलब क्या होगा कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होता है अपने पास, साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया उसके बाद हमें किसको किसको सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना पड़ेगा। पहले सेल क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या करेगा बच्चा, फिर करेगा वो साइटोकाइनेसिस। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ऐसा जनरली होगा आपके पास कि पहले क्या होगा आपके पास कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होगा आपके पास साइटोकाइनेसिस देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। चलो, क्लियर है। तो आगे हम लोग अब देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो हम लोग आज इसी को पढ़ने वाले, तो इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे प्रोफेज के बारे में। किसके बारे में, प्रोफेज के बारे में। फिर बात करेंगे हम लोग मेटाफेज के बारे में कि मेटाफेज क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम लोग। फिर हम लोग बात करेंगे एनाफेज के बारे में, एनाफेज के बारे में बात करेंगे। फिर जैसे ही हमने एनाफेज पे बात कर लेंगे फिर हम लोग बात करेंगे टीलोफेज के बारे में। क्लियर है क्या, एनाफेज, टीलोफेज, इस सब पे बात करेंगे। क्लियर। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप जिसका नाम है प्रोफेज। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अपना एम फेज है ये एक्चुअल में सेल डिवीजन यही है, और मोस्ट ड्रामेटिकल पीरियड कहा भी जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मोस्ट ड्रामेटिकल पीरियड। ठीक है, आप इसको पहले नोट डाउन कर ले, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए, इसको मैं इरेज करता हूं और मैं आपसे बात करूंगा आपके एम फेज के बारे में। किस फेज के बारे में बच्चे लोगों, एम फेज के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए, एम फेज, एम फेज क्या बोले तो एक्चुअल सेल डिवीजन तो यही है, एक्चुअल सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन कौन सा है बच्चे लोगों, ये है। उससे पहले वो क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था इंटरफेज में। दूसरा मोस्ट ड्रामेटिकल फेज कहते हैं, ड्रामा बहुत होता है यहाँ पे, मोस्ट ड्रामेटिकल फेज होता है, ड्रामेटिकल फेज है। ड्रामा ही ड्रामा है, क्या क्या ड्रामा अभी देखेंगे हम लोग। उसके बाद पूरे सेल साइकिल का बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एम फेज आता है, और एम फेज के बाद सेल क्या हो जाता है आपका, डिवाइड हो जाता है। शॉर्ट टाइम के लिए आएगा ये बात भी ख्याल रखेंगे कि कैसे आएगा भाई, शॉर्ट टाइम के लिए आएगा।
शॉर्ट टाइम, तो टाइप का लिख रहे हैं हम, लूल हो गया, चलिए कोई ना, टिंग, शॉर्ट टाइम के लिए होगा बच्चे ये, शॉर्ट टाइम। चलिए इतनी सी बात क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ एम फेज के बारे में या फिर स्टेजेस ऑफ माइटोसिस के बारे में। क्लियर है क्या? चलिए इधर देखिए, तो आप लोग एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा स्टेजेस ऑफ माइटोसिस के बारे में। देखिए हम लोग का जो टॉपिक है वो नाम है स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस या फिर एम फेज भी बोल सकते हैं। क्या क्या स्टेजेस हैं इसकी बात तो अभी हमने कर ही लिया था कि स्टेजेस में आपके पास पहला स्टेज आएगा प्रोफेज, दूसरा आपके पास आता है मेटाफेज, और तीसरा हमें दिखाई देगा एनाफेज। ये सब सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए कौन सा फेज किसके बाद। इसके बाद लास्ट में हमें देखने को मिलेगा टीलोफेज के बारे में। सबसे पहली बात तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी, माइटोसिस क्या होता है। जब कोई सेल, एक सेल टूट करके दो सेल का फॉर्मेशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइटोसिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। क्लियर है क्या? एक बार मैं थोड़ा सा आपको माइटोसिस पे हिंट्स बता दूं कि माइटोसिस होता क्या है। माइटोसिस, देखिए अगर मैं बात करूं माइटोसिस की, तो ये जो माइटोसिस है ना, इसको देने वाले साइंटिस्ट हैं, डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं फ्लेमिंग। कौन है? फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवर किसने किया था बच्चे लोगों? फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ठीक है। दूसरी बात, ये ना इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? इक्वेशनल डिवीजन कहलाएगा। इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। और हमारे बॉडी में कोई भी सेल को अगर डिवाइड करना है तो वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? वो करेगा, हमारा रास्ता जो इख्तियार करेगा उसका नाम है माइटोसिस। हमारे सारे सेल्स में, जितने सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी में, सभी सेल माइटोसिस से डिवाइड करता है, सिवाय यानी गैमिट को अगर छोड़ दे हम, हमारे सेल में गैमिट का फॉर्मेशन करना हो हमारे बॉडी को, तो वो जो प्रोसेस लेगा उसका नाम होगा मियोसिस। हमारे जितने भी सेल हैं सब माइटोसिस से बनता है, सिवाय स्पर्म और ओवम के। जो हमारे गैमिट्स हैं वो मियोसिस के थ्रू बनेंगे। बाकी जितने सारे सेल हैं, चाहे मसल सेल हो, चाहे नर्व सेल हो, चाहे कोई भी सेल हो आपकी बॉडी का, सब सेल किससे बना होगा आपके पास? माइटोसिस से। पर जो हमारा सेल है गैमेट्स वाला, जैसे स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, ये किससे बनेगा? ये मियोसिस से बनेगा। क्लियर? अगर हम एक, तो यहाँ पे अगर हम इसको ना एक डायग्राम से देखने की कोशिश करें तो समझिए आप लोग कि कैसे ये क्या होगा कि माइटोसिस होता क्या। देखिए मान लेते हैं ना, ये आपके पास ना कोई सेल है जिसमें ना क्रोमोसोम नंबर 46 है। आपको मैंने पिछले सेल वाला चैप्टर में पढ़ा के रखा था कि इंसानों के एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो अगर ये सेल का न्यूक्लियस 46 पाया था ना, इसमें माइटोसिस होगा तो ये सेल क्या हो जाएगा? एक से टूट करके दो बन जाएगा। ये दो नए सेल तो हमारे पास फॉर्म्ड हो गए, पर इन दोनों सेल का भी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? 46 और 46 ही रहेगा। जब पेरेंट्स में और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोगों? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। इक्वेशनल डिवीजन इसका नाम दे देंगे हम लोग। क्लियर है क्या? तो ये बात का रखेंगे ख्याल। क्या होता है माइटोसिस? माइटोसिस हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के सारे सेल्स में होगा, सिवाय गैमेट को छोड़ दे। तो इसमें क्या होगा कि जो पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर होगा उतना ही क्रोमोसोम नंबर किसका होगा? डॉटर सेल्स का भी उतना ही क्रोमोसोम नंबर होता है। क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बात करेंगे प्रोफेज के बारे में, फिर बात करेंगे मेटाफेज के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग हमारे एनाफेज, फिर टेलोफेज के बारे में हम लोग बात करते चले जाएंगे। क्लियर? चलिए पहला हेडिंग लगाते हैं हम लोग प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे हम लोग जिसका नाम होगा प्रोफेज। क्या है बच्चे लोगों? अपना पहला जो टॉपिक है नाम है प्रोफेज। कौन सा फेज? प्रोफेज। होगा क्या, क्या क्या बातें होंगी वो मैं आपको लिखा दूंगा और समझा दूंगा, आप याद करेंगे। डायरेक्ट सवाल यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो क्लियर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो और बढ़िया। चलिए आइए, सबसे पहला जो अपना फर्स्ट स्टेप है जो कैरियोकाइनेसिस का, उसका नाम क्या है बच्चे लोगों? उसका नाम है, क्या नाम है? नाम है उसका प्रोफेज। ठीक है? प्रोफेज में होगा क्या वो पहले बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए प्रोफेज में ना क्रोमोसोम का जो
क्रोमेटिन है ना वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा क्या होगा कि सेंट्रियोल मूव करेगा अपोजिट पोल्स की तरफ। क्लियर है? सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेगा। दो पॉइंट हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट बात करेंगे कि इन प्रोफेज क्या होगा, क्रोमेटिन स्टार्ट कंडेंसेशन। क्रोमेटिड स्टार्ट या इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब क्या होता है बच्चे लोगों? शुरू करना या शुरुआत करना। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है, कंडेंस होने का मतलब होता है एक कॉम्पैक्ट होना। मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज बिखरा पड़ा है, अगर वो एक कॉम्पैक्ट हो रहा है, एक सब आपस में आगे एक फॉर्म कर रहा है, एक रूप ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंडेंसेशन। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग ख्याल रखेंगे, अपना जो ख्याल रखेंगे वो होगा कि जो सेंट्रियोल होगा इसमें, सेंट्रियोल मूव्स ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेंट्रियोल मूव्स ऑपोजिट पोल्स, टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स। क्या रे बच्चे लोगों? टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। लिख देता हूं मैं, टुवर्ड ऑपोजिट पोल, टुवर्ड दी ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट पोल्स। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, अभी हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मैं ना आपको थोड़ा सा आपको मैं प्रोफेज का डायग्राम बनाने की दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ना आपके पास ये क्या है बच्चे लोगों? कोई सेल है। क्या ये हमारे पास एक सेल है, और इस सेल में हम देखेंगे ना तो सेल में जो आपको ना यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये बच्चे, ये चंगू बंगू सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे क्रोमोसोम आपको कुछ इस तरह से दिखाई दिया जाएगा। छोटा छोटा क्रोमोसोम पड़ा है, मतलब इस तरह का क्रोमोसोम आपको अर्ली स्टेज ऑफ मतलब प्रोफेज में दिखाई देगा। क्लियर है क्या? ये क्या है बच्चे लोगों? ये अर्ली स्टेज ऑफ प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में इस तरह का दिखाई देगा, अर्ली प्रोफेज में हमें इस तरह का दिखाई देगा। मान लेते हैं ना ये लेट प्रोफेज है। क्या बच्चे? ये लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज में क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना थोड़ा सा कहीं कहीं से ना टूटना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा आपके पास। देखिए ये आपका सेल और ये आपका क्या है बच्चे लोगों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ क्रोमोसोम तितर बितर है, और ये क्या हो रहा है? एक तरह कॉम्पैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे इसको? कॉम्पैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। क्रोमोसोम कंडेंस भी हो रहा है। ये क्रोमोसोम है जो कि कंडेंस होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है क्या? अगर हम इसमें बात करना चाहें तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो कैसा कंडेंस कैसे होता है मैं एक बार दिखा दूं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम, ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। चलिए, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ये रहा अपने पास फिगर जिसपे हम लोग को डिस्कस करना है। एक बार इसको अच्छे से डाउनलोड हो जाने दीजिए, फिर हम लोग पे डिस्कस करते हैं। चलिए, हो गया आपका ये। चलिए देखिए, क्या मैं बताने की कोशिश करता हूं कि प्रोफेज, जो अपना प्रोफेज है ना, तो ये डायग्राम देखेंगे आप, ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं आप, ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है हमसे? देखिए ये पूरा सेल है, ये एक सेल है, और सेल के अंदर ये देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप देख रहे होंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हो गया है। क्या स्टार्ट हुआ है बच्चे लोगों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हुआ, क्योंकि कंटिन्यूअस है नहीं, आपको टूटा टूटा दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना, ये क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन है ये। ठीक है, क्रोमैटिन है, यानी क्रोमोसोम का ही पार्ट है क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिन है, ये कंडेंस होना स्टार्ट हुआ है। जैसे ही ना लेट प्रोफेज में जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे आप? लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज बोले तो प्रोफेज लेट कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे थोड़ा टाइम बीत गया है, तो आप लेट प्रोफेज में आ गए। तो और देखिए, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और डिसअपियर होता दिखाई दे रहा है हमें। ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहीं गायब हो रहा है, डिसअपियर। और दूसरी चीज, जो क्रोमोसोम यहाँ पे मतलब पतला पतला सा थिन सा था, अब वो कैसा हो रहा है? एक मोटापा ले रहा है और एक शेप लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर में डिसअपियर यहाँ पे भी हो रहा है, और क्रोमोसोम एकदम रूप लेने की मतलब स्टार्टिंग में है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस होने स्टार्ट ले रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पे ना ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे
तो यहां से ना ये जो क्रोमोसोम, ये जो आपका सेंट्रोमियर है ना, वो पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। मतलब ये जो प्रोफेज का है ना, ये जो सेंट्रियोल है एक इधर चला जाएगा, दूसरा सेंट्रियोल इधर आ जाएगा, तो ये जो आपका सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करता चला जाएगा। क्लियर? तो ये वाला फिगर कैसा है, लेट प्रोफेज का है, ये कैसा है आपका अर्ली प्रोफेज का है। तो ये सब बातों को आप रखेंगे ख्याल। अच्छा, ये सवाल कैसे पूछते हैं ना इस एग्जाम में, डायरेक्ट जैसे ना ये सवाल उठा के आपको फिगर दे देगा, बोलेगा पहचानिए कौन सा फेज से बिलोंग कर रहा है। तो कैसे पहचानेंगे आप कि देख तो प्रॉपर क्रोमोसोम का रूप नहीं लिया है, तो भाई स्टार्टिंग वाला फेज है, स्टार्टिंग वाला फेज है तो क्या हो जाएगा, ये प्रोफेज हो जाएगा। अब देखेंगे न्यूक्लियर में ज्यादा डिसपेयर हो गया है, क्रोमोसोम ज्यादा रूप लिया तो लेट प्रोफेज, ज्यादा रूप नहीं लिया, बहुत पतला सा है तो अर्ली प्रोफेज कहलाता। तो आगे हम लोग अब बात करेंगे इसके की फीचर के बारे में हम लोग। चलिए इसको हटाते हैं हम और देखते हैं इसके मतलब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोफेज क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोफेज, फीचर ऑफ प्रोफेज। कौन सा फेज, प्रोफेज बच्चे, प्रोफेज। चलो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोफेज। सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे प्रोफेज है कि नहीं है। देखिए प्रोफेज की जो पहली मतलब पहचान है ना, यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होता है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलेगा प्रोफेज में। तो पहला पॉइंट तो अपना यही रहेगा कि इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आपका जो सेंट्रोमियर है वो मूव करेगा किधर, अपने पोल्स की तरफ। अभी मैंने आपको फिगर में बताया था कि सेंट्रोमियर मूव करेगा पोल्स की तरफ। क्लियर? तो सबसे पहली बात की फीचर में क्या लिखेंगे हम लोग, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगा बच्चे लोगों अपना, इनिशिएशन ऑफ कंडेंस ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। कौन सा मटेरियल बच्चे लोगों, क्रोमोसोम मटेरियल, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो बात करेंगे हम लोग कि सेंट्रियोल मूव करेगा किसकी तरफ, सेंट्रियोल हमारा मूव करेगा, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड दी ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल्स, ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्जी बॉडी। कौन सा बॉडी, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चे लोगों, डिसअपियर, डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर? तो तीन हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। कौन कौन सा, सबसे पहला तो इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम दिखाई देगा हमको। दूसरा क्या, दूसरा सबका जो सेंट्रोमियर है, सॉरी सेंट्रियोल है, वो मूव किधर करेगा, वो मूव करेगा अपोजिट पोल की तरफ। और तीसरा कि यहाँ पे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा चीज क्या हो जाएगा बच्चे, डिसअपियर हो जाएगा, ये हमें दिखाई नहीं देगा एट द एंड ऑफ प्रोफेज। क्लियर है क्या? तो ये तीनों बातों को ध्यान रखेंगे और इसी से आप पहचानेंगे किसको, प्रोफेज को। क्लियर? तो आगे अब हम लोग बात करेंगे मेटाफेज के बारे में। ये हो गया आपका प्रोफेज। अब हम लोग बात करेंगे मेटाफेज पे। जो अपना नेक्स्ट फेज है उस फेज का नाम क्या होगा बच्चे लोगों, अपना उस फेज का नाम है मेटाफेज। कौन सा फेज, मेटाफेज। प्रोफेज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मेटाफेज के बारे में, ठीक है। मेटाफेज सेकेंड स्टेज है आपके कैरियोकाइनेसिस का। किसका बच्चे लोगों, कैरियोकाइनेसिस का सेकेंड स्टेज का नाम क्या है, मेटाफेज। अब ये मेटाफेज की क्या खास बात है, वो सारे बातों को हम लोग कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इसके फिगर्स को। सबसे पहले मैं आपको फिगर से ही बता दूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखिए अगर आप इस सेल को देखिएगा, ये सेल देख लीजिए, इस तरह का एक सेल है,
मैं थोड़ा सा इसको इरेज भी मार देता हूँ यहाँ से, ये चिकन अरे पूरा इरेज होगा। ला हम तो चले पढ़ते चलिए, ये हो गया राउंड राउंड राउंड। अब हमको क्या देख बताना है आपको कि अगर आपके पास ये सेल है तो ये जो सेल का जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, बीच वाला, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग इसको? इक्वेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेटर। कौन सा जगह है ये? सेल के बीचों बीच वाला जगह, जिसको हम लोग नाम दिया इक्वेटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेटाफेज जो स्टेज है, जो हमारा क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिड या क्रोमोसोम कंडेंस हुआ था प्रोफेज में, वो जाकर के लाई कर जाएगा। कहाँ से? वो जाके लाई करेगा हमारे किससे बच्चे लोगों? हमारा जो ये आपका कुछ इस तरह से लाई कर जाएगा अपना क्रोमोसोम। चलिए, हमने ये क्रोमोसोम को लेटा दिया कहाँ पे? अरे बच्चे लोगों, हमने लेटा दिया कहाँ पे? इसके इक्वेटर पे। क्रोमोसोम सब जाके कहाँ पे लेट गया? इक्वेटर पे। और यही पहचानने का तरीका है कि जो भी मेटाफेज में होगा वो क्रोमोसोम कहाँ पे लेटा रहेगा? इक्वेटर पे। अगर क्रोमोसोम इक्वेटर पे लेटा रहे, और मैंने कहा था आपको कि सेंट्रियोल कहाँ पे मूव कर गया था? सेंट्रियोल मूव कर गया था आपके पास कहाँ पे बच्चे लोगों? अपोजिट पोल के तरफ कर गया। चलिए, यहां से आपके पास एक रेज डेवलप होगी जिसको हम लोग बोलेंगे एस्ट्रल रे। क्या बोलेंगे बच्चे लोगों हम लोग? ये एस्ट्रल रे। इस तरह से रे निकलेंगी, ये रेज निकलेंगी इस तरह से, इसको एस्ट्रल रे। और ये फिर जाके आपके जुड़ जाएंगे कहाँ से? काइनेटोकोर से। क्लियर है क्या? ये आपके पास हो गया एस्ट्रल रे, फिर यहाँ से एस्ट्रल रे जुड़ेगा काइनेटोकोर के क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। क्लियर है क्या बच्चे लोगों? तो इस तरह का फिगर हमें दिखाई देगा कहाँ पे? हमें इस तरह का फिगर दिखाई देगा मेटाफेज में। कैसे पहचानेंगे कि मेटाफेज है कि क्या है? तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है, अगर क्रोमोसोम सोया रहे कहाँ पे? सेल के इक्वेटर पे। अगर सेल के इक्वेटर पे क्रोमोसोम लेटा हुआ है तो समझ जाइए कौन सा फेज है ये आपका मेटाफेज है। देखिए, इक्वेटर मतलब सेल के बीचों बीच हिस्सा में, और वहां पे लेटा हुआ रहे। और स्पिंडल फाइबर, क्या फाइबर बच्चे लोगों? स्पिंडल फाइबर। ये जो हम देख पा रहे हैं, अभी मैं बता देता हूँ, सारा नाम कर देता हूँ इसको, कि ये देखिए, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये आपका है, आपका कौन सा है? मैं इसे चेंज करूं कलर। ये है आपके पास सेंट्रियोल। क्या है बच्चे लोगों? ये अपने पास सेंट्रियोल है। अब सेंट्रियोल से जो रेज निकल रही है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं एस्ट्रल रे। कौन सा रे? एस्ट्रल रे। और ये एस्ट्रल रे कहीं बड़ा बड़ा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। कौन सा फाइबर? स्पिंडल फाइबर, जो कि कहां से अटैच होता है? क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जाके ये अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काइनेटोकोर होता है, ये आगे मैंने आपको पढ़ा करके लाया है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर एक प्रोटीन से बनता है, वो है, नाम है उसका ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन। और इस प्रोटीन की खास बात क्या होती है बच्चे लोगों को पता है? पता ये है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन में होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही कॉन्टैक्ट करेगा ना, तो ये फिर क्रोमोसोम को ना पुल करने की कोशिश करेगा अपोजिट पोल की तरफ, और एक बार पुल होने के चक्कर में इसका सेंट्रोमियर टूट जाता है, और ये फिर एक क्रोमोसोम से डबल हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर। क्लियर है? तो ये सब बातों को हम क्या करते हैं बच्चे लोगों, एक बार मैं लिखवा देता हूं, सारे बातों को नोट डाउन कर ले, ताकि आपको आगे रिवाइज करने में आसानी हो जाए। सबसे पहली बात कि क्या पहला फीचर, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि सबसे पहली बात ना, यहाँ पे जो कंडेंसेशन प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था, वो कंडेंसेशन कंप्लीट कहाँ पे हो जाएगा? आपका मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो हम बात करेंगे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम आर कंप्लीटेड। कंडेंसेशन या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम आर कंप्लीटेड। बच्चे क्या हो गया यहाँ पे? क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, वो कंप्लीट कहाँ पे हुआ? मेटाफेज में। दूसरी बात कि यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम आर स्टडीड इजीली। मतलब आप क्रोमोसोम को यहाँ पे इजीली स्टडी कर सकते हैं। कौन से फेज में? आप मेटाफेज में क्या कर सकते हैं? क्रोमोसोम का इजीली आप स्टडी कर सकते हैं कि क्रोमोसोम क्या है, कैसा है, ये सारी बातों को हम लोग कर सकते हैं। कौन से पेज पर? चलो, मेटाफेज में। चलिए, दूसरी बात
कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि क्रोमोसोम लाई करेगा कहाँ पे बच्चे, क्रोमोसोम आर लाई ऑन, लाई मतलब लेटा या रहना, लाई ऑन इक्वेटर्स, ऑन इक्वेटर। ये भी खास बात है कि क्रोमोसोम लाई कहाँ करेगा, यहाँ पे इक्वेटर पे। मैंने अभी बता के लाया कि ये इक्वेटर पे लाई करेगा। क्लियर है? अगर ये बातें क्लियर है तो और आगे सुनो 2-4 पॉइंट, और आगे क्या क्या पॉइंट सुन सकते हैं वो हम लोग बता देते हैं आपको। देखिए मैंने क्या कहा कि आपका जो स्पिंडल फाइबर है, कौन सा फाइबर बच्चे, जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होगा, अटैच होगा। कहां से अटैच हो जाएगा ये, अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ, टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जाके ये अटैच्ड हो जाएगा। क्लियर है? अटैच्ड हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके बाद की फीचर ऑफ मेटाफेज। चलिए हटा दे, क्या इसको इरेज कर दे, हाँ हटा देता हूं मैं। चलिए अब अपना जो टॉपिक रहेगा की फीचर, या फिर क्या है बच्चे लोगों, की फीचर ऑफ, की फीचर ऑफ, की फीचर ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज पढ़ा दिया है मैंने, बस एक बार सुन लीजिए, वही सारी बातें रिपीट होगी। मेटाफेज, फेज भी क्या लिखे हो, लूल है क्या भाई, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज की फीचर देखेंगे हम लोग मेटाफेज के बारे में। चलिए क्या क्या की फीचर हो सकता है, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि क्रोमोसोम कहाँ पे लाई करेंगे बच्चे। इसमें बच्चे जो पहला जो हम फीचर देखेंगे कि क्रोमोसोम लाई ऑन इक्वेटर। कहाँ पे बच्चे लोगों, क्रोमोसोम, आपका जो क्रोमोसोम है वो लाई करेगा, लाई ऑन इक्वेटर, लाई ऑन इक्वेटर ऑफ दी सेल। जो इक्वेटर जो बीच वाला जो पोजीशन होता है क्रोमोसोम का, वहां पे लाई करेगा, क्रोमोसोम लाई ऑन इक्वेटर। ठीक है, और दूसरा जो बात करूं मैं इसके बारे में, इसके बारे में मैं इसके की पॉइंट की बात, दूसरा जो बात करूं तो वो है आपका कि जो आपका जो स्पिंडल फाइबर है, कौन सा चीज है बच्चे लोगों, जो स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर किस चीज से बना होता है ये मैंने आपको पहले भी बता कर रखा है, ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे बनता है ये बच्चे लोगों, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। अगर ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है आपका, आपका होता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। चलिए स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड, आर अटैच्ड, आर अटैच्ड to the kinetochore of, to the kinetochore, to the kinetochore of the chromosome, of the chromosome, of the chromosome। क्लियर है क्या? तो ये सारी बातें याद रखेंगे। कैसे पहचानेंगे मेटाफेज, जहां पे भी आपका क्रोमोसोम अगर इक्वेटर पे लाई कर रहा है या इक्वेटर पे लेटा हुआ है तो उसको आप सब क्या समझ आएंगे, क्या है वो है आपका क्या, मेटाफेज स्टेज है। और दूसरी बात, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कहाँ से अटैच होगा, आपके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। और ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। और ट्यूबुलिन प्रोटीन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। अभी हम लोग अगले स्टेज जब देखेंगे एनाफेज, तो वहां पे हम देखेंगे कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक आपका जो सेंट्रोमियर है उसको स्प्लिट करेगा। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कैसे वो स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका लेक्चर आज यहीं तक। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एनाफेज कैसे होता है, कहाँ होता है और एनाफेज में क्या होगा। तो ये सारी बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, फिर आप एक दिन खुद को एक अलग मुकाम पे पाएंगे। बस तो चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।